नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आज हम बात करेंगे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े जिस केस में अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी गई है और इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जा सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड सीबीआई के केस में, जो कि अभी एक्साइज पॉलिसी रिवोक कर ली गई है, उस केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। इसमें जो जज थी वो दो बेंच के जजेस, दो जजेस की बेंच थी। और उसमें जो जज थे वो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भूयन थे। बेल की कंडीशन जो थी वो बेसिकली बेल देने के लिए दोनों ही जजेस जो है तो एग्री कर रहे थे, लेकिन लीगैलिटी पे कुछ उनके मतभेद थे, जो दोनों डिफर कर रहे थे इस पे। इसके बाद बेल कंडीशंस जो थी उन पे रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज किए जस्टिस सूर्यकांत ने, उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरीके से दिल्ली सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे, वहां जाके कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, और अगर कोई फाइल एक्स्ट्रिक्टली जरूरी हुई जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के बाद ही वो साइन कर पाएंगे। जस्टिस भुवन को ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए उनमें थोड़े रिजर्वेशन थे, पर क्योंकि 12 जुलाई का जो पुराना ऑर्डर था, बेल ऑर्डर, उसमें भी ये चीज इंक्लूड की गई थी, इसलिए उन्होंने इसको एज इट इज रहने की दिया। अगर देखा जाए तो लीगैलिटी ऑफ अरेस्ट में भी दोनों के व्यूज थोड़े अलग थे, जिसमें जस्टिस कांत का व्यू था कि जो भी सीबीआई ने अरेस्ट किया, सारे सारे प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो किए गए थे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जबकि जस्टिस भुयन का व्यू ये था कि जो नेसेसिटी क्या थी अरेस्ट की और टाइमिंग जो अरेस्ट की थी, जस्ट 2024 लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, वो थोड़ा सा अजीब सा लगा, और उन्हें लगा कि और इसके बाद उस ईडी ने जब उन्हें अरेस्ट किया, उसके बाद जब ईडी के केस में उन्हें जमानत मिलने वाली थी, उसके पहले जो है तो सीबीआई ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। तो ये एक तरीके का उन्होंने कहा कि क्या ये आप एक फ्रस्ट्रेटिंग था सा लगता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो को ऑलरेडी एक केस में बेल मिल चुकी है और आप उसके तुरंत बाद जो है तो दूसरे केस में बेल मिलने से जस्ट पहले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब जस्टिस भुवन ने कई सारे और ऑब्जर्वेशंस दिए, जो कि राइट टू साइलेंस, मतलब हर एक जो व्यक्ति होता है, जो अक्यूज होता है, उसके वो चुप रह सकता है किसी भी सवाल में, और वो चुप्पी जो है उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। अरेस्ट के टाइमिंग पर उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने सीबीआई को क्रिटिसाइज किया। बेसिकली ये समझ लीजिए कि 10 से 12 साल बाद ये दोबारा से जो पिंजड़े का तोता था, केज्ड पैरट, वो फिर से सामने आ गया है एक शब्द। तो आपको याद होगा कि साल 2012 में एक इस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी। तो दोबारा से सीबीआई को केस्ड पैरट कहा गया है, एक ऑब्जर्वेशन के तहत। उसे शायद बेल ऑर्डर में तो नहीं लिखा गया है, लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज किया और कहा कि सीबीआई को अपनी इस केस्ड पैरट की इमेज से बाहर निकलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि यूज ऑफ अरेस्ट जो है तो वो कभी भी किसी भी तरीके से हरासमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई केस से जुड़ी हुई बात। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो बेल मिली है, इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है आगे जाकर के। तो अगर हम देखें तो इस केस में जितने भी लोग थे, चाहे मनीष सिसोदिया हों, उससे पहले संजय सिंह हों, अरविंद केजरीवाल की कविता, इन लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। और अगर आप देखें तो इससे पहले हेमंत सोरेन को भी रेगुलर बेल यहाँ पे मिल चुकी है हाई कोर्ट की तरफ से। वो भी और दोबारा वो मुख्यमंत्री के पद पे, झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हो चुके हैं। तो अब, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ईडी का जो केस होता है उसमें एक बहुत ही बड़ी एक समस्या जो आती है वो ये है कि ईडी के केस में जमानत मिलना आसान नहीं होता है। और ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरीके के नियम हैं कि जहां पर आपको अपनी बेगुनाही खुद साबित करनी पड़ती है। बेसिकली इट्स मतलब बेसिकली गुनाह साबित नहीं करना पड़ता है प्रोसिक्यूशन को। इट्स नॉट प्रोसिक्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू prove you guilty. It is your responsibility to prove yourself innocent. तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था, लेकिन जो कि अ, जो ईडी की एक धारा है, आई थिंक अगर धारा 45 अगर मैं सही हूं तो उस धारा के तहत जो है तो आप अरेस्ट के बाद जो बेल की कंडीशंस होती है वो काफी स्ट्रिक्ट हैं धारा 45 के तहत। तो इस वजह से बेल नहीं मिल पा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ फैसलों से, अभी जो रिसेंट के फैसले हैं, उसे थोड़ा डाइल्यूट करते हुए दिखी।
जहाँ पर उन्होंने फिर से पर्सनल लिबर्टी को बहुत बड़ा फैक्टर माना है और उनका कहना है कि जेल इज़ एन एक्सेप्शन एंड बेल इज़ अ राइट। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि एक आगे चल के बहुत अच्छा प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन इसके राजनीतिक क्या मायने हो सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। राजनीतिक मामलों में मायने में अगर बात की जाए तो अभी हरियाणा के चुनाव होने वाले हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया है और हमारी जानकारी के हिसाब से कांग्रेस उन्हें 4 सीटें ऑफर कर रही थी, लेकिन 4 सीटों पे वो राज़ी नहीं थे और अगर जानकारी चाहिए तो वो 10 सीटें चाह रहे थे, आम आदमी पार्टी। वैसे कांग्रेस का सीपीआईएम और समाजवादी पार्टी से कुछ अरेंजमेंट हो गया है, शायद सीपीआईएम को 1 सीट और कुछ 1 सीट पे समाजवादी पार्टी के साथ कोई अरेंजमेंट उनकी हो चुकी है। और हरियाणा चुनाव की जो नॉमिनेशन की जो डेट थी वो फाइनल हो चुकी है और अब जो है तो लोग अपने जो पर्चे हैं जो दाखिल किए गए हैं वो वापस ले सकते हैं। तो हरियाणा चुनाव पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? तो आप सबको बताना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं। पर अगर देखा जाए तो 2019 के चुनाव के विधानसभा चुनाव के हिसाब से तो उनके जो वोट परसेंटेज था वो नोटा से भी कम था। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट हरियाणा में अरविंद केजरीवाल का है नहीं और आम आदमी पार्टी का प्रेज़ेंस नहीं है। फिर भी आम आदमी पार्टी सभी सीटों पे लड़ने की बात कर रही है कि हम 90 की 90 सीटें जो हरियाणा में है वो सारी लड़ेंगे और हो सकता है कि कुछ एक क्लोज़्ड कॉन्टेस्टेड सीट में जहाँ पे मार्जिन अगर 400, 500, 1000 हो तो शायद उनमें कोई इम्पैक्ट हो सकता है, हो जाए तो हो जाए। लेकिन हमारे हिसाब से कोई भी ऐसा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं। हाँ, एक बात ज़रूर होगी जो आम आदमी पार्टी उस तरीके से केंद्र की राजनीति से दूर होती जा रही थी और राजनीति के या नेशनल न्यूज़ में नहीं रहा करते थे, तो अरविंद केजरीवाल जो कि इस चीज़ में बहुत मास्टर हैं कि वो कैसे न्यूज़ में बने रह सकते हैं, इसके बारे में तो इस अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को ज़रूर एक ऑक्सीजन मिलेगी और उनका उत्साह बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी बात ये है कि आने वाले चुनाव में और अपने एक्सपेंशन के बारे में और अपनी जो दो दिल्ली में 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं, उनके लिए भी उनकी प्रिपरेशन हो सकती है। वैसे दिल्ली की जनता जो है तो अरविंद केजरीवाल अभी ऐसा सोच रहे थे सभी लोग कि लोकसभा में चुनाव में दिल्ली अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की वजह से और जब उन्हें बेल मिली, तो एक तरीके की सिम्पैथी मिलेगी, पर ऐसा होता हुआ हमें नहीं दिखा और जैसा कि 2014 और 2019 में हुआ, 7 की सातों सीटें इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गईं। मार्जिन कुछ कम हुए विनिंग मार्जिन लेकिन सीटें फिर भी कोई नहीं जीत पाए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और इस बात की गुंजाइश बहुत कम है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई भी गठबंधन होने वाला है। जैसा कि हरियाणा में कोई गठबंधन नहीं हुआ, उसी तरीके से हमें नहीं लगता है कि दिल्ली में कोई गठबंधन होगा और पंजाब में भी कोई गठबंधन नहीं होगा, जब भी पंजाब में चुनाव होंगे। तो ये बात हो गई उनके इस मामले में जुड़ी हुई पॉलिटिक्स जो अभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। अगर बड़े मायने में देखा जाए तो एक तरीके का इसे सेटबैक कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो कि इस तरीके के कई सारे चार्जेस भारतीय जनता पार्टी पे लगते हैं कि उन्होंने ईडी का इस्तेमाल जो है तो अपने विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए किया हुआ है। तो इस बात पे एक चीज़ हो सकती है कि जो पहले बेल नहीं मिला करती थी, 2-2 साल, 22-22 महीने लोग जेल में रहा करते थे। मनीष सिसोदिया डेढ़ साल से ज़्यादा जेल में रहे। इस तरीके के केसेज़ में जहाँ पर बेल नहीं मिल रही है और ट्रायल भी चालू नहीं हो रहा है, उन केसेज़ में हो सकता है कि बेल मिलना चालू हो जाए। तो इससे जो है तो ईडी की जो पोज़ीशन हुआ करती थी कि अपने विरोधियों को जिस तरीके से जेल में डाल देना, इस तरीके के आरोप लगते थे, हो सकता है कि उसमें कुछ कमियाँ आएँ। और सीबीआई को दोबारा से केस्ड पैरेट कहा गया है, जो कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा आने वाले दिनों में बन सकता है, क्योंकि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी आज तक जो है तो कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करती रही है। लेकिन अब शायद उस मुद्दे की, इस पर्टिकुलर शब्द की जो धार है, वो कम होती आपको दिखेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या एनडीए की सरकार में भी केस्ड पैरेट की संज्ञा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। आने वाले दिनों में अभी जो है तो हरियाणा के चुनाव हैं, जम्मू-कश्मीर का चुनाव है, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव है,
झारखंड का चुनाव, तो ये 4 राज्यों के चुनाव तो अभी 2 महीने, 2 से ढाई महीने के अंदर होने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो दिल्ली का चुनाव जो कि शायद जनवरी या फरवरी के महीने में होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही बड़ी राजनीतिक गतिविधि है, जिस पे हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी, और हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी के साथ हम लौटेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।